हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कुरुक्षेत्र मैगजीन को डिस्कशन करते हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन का पार्ट 4 है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्री और मेंस के लिए, यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी, जिनमें कि प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंस है। वनडे एग्ज़ाम से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो वनडे एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे, जो इसमें वनडे एग्ज़ाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपके जो मेंस में पूछा सकता है कि पंचायत से स्वच्छ अभियान तक महिलाओं की सफलतम गाथा की व्याख्या कीजिए 250 शब्दों में, आप इनको लिखिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका लेख दिया गया है शनि कुमार का। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ऐसी सफल उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ महिला प्रतिनिधियों ने पंचायत की रूपरेखा ही बदल दी है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक तथा पर्यावरण से कला तक के विविध क्षेत्रों को नए तरीके से इन्होंने संवारा है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह भी एक ऐसे प्रयास है जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। इन्हें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से यह हुआ है कि न केवल वे बाहर की दुनिया से जुड़ गई हैं, बल्कि उनकी आर्थिक हैसियत भी बढ़ गई है। स्वच्छ अभियान को सफल बनाने में महिलाओं का असाधारण योगदान है। अर्थात स्वच्छ भारत को जो सफल बनाने का में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है वो किन्होंने दिया है? महिलाओं के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर ये जो योजना प्रारंभ की गई है स्वयं सहायता समूह, इससे महिलाओं की भागीदारी में बहुत ही विशेष योगदान दिया है और महिलाएं जो हैं वो अब बाहर की दुनिया से भी जुड़ पाई हैं और आर्थिक रूप से सक्षम भी हो पाई हैं। तो स्वयं सहायता समूह भी बहुत ही हेल्पफुल हैं। आइए जानते हैं इसमें इतिहास के कुछ अन्य अन्याय अपने प्रक्रियागत अभ्यास के कारण इतने रूढ़ हो गए हैं कि स्वाभाविक से लगने लगे हैं, मानो इसे ऐसा ही होना अभिष्ट था। जीवन के विविध क्षेत्रों में आधी आबादी की गौण हिस्सेदारी से बड़ा अन्याय क्या होगा, किंतु इसे हम तब महसूस करते हैं जब विशिष्ट रूप से इसे उजागर किया जाए। अन्यथा राजनीति से लेकर आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की अनुपस्थिति सामान्य सी लगती है। देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय संस्था में मुट्ठी भर महिला प्रतिनिधित्व का होना, निर्णयकारी पदों पर शून्य उपस्थिति, कार्यस्थल में महिलाओं की न्यून संख्या तथा आम जनजीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में निष्क्रिय भागीदारी अब भी बरकरार है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी स्थिति तब है जब महिलाओं ने खुद को मिले मौके को कहीं अधिक बेहतर ढंग से निष्पादित किया है। इनकी जब भी महिलाओं को मौका मिला है तो उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से उस पर कार्य किया है। यहाँ संसद का उदाहरण देना समीचीन होगा कि एक महिला प्रत्याशी के लोकसभा चुनाव जीतने की प्रायिकता पुरुष चुनाव से बेहतर रही है। यानी कि अगर एक महिला प्रतिनिधि है तो उसकी पुरुष के अपेक्षा ज़्यादा चुनाव की जीतने की प्रायिकता है, किंतु फिर भी महिलाओं की उम्मीदवारी ही सीमित रहती है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 1952 से 77 तक लोकसभा हेतु महिला उम्मीदवार के जीतने का स्ट्राइक रेट 40% था। 1977 और 2002 तक यह 14% तथा 2002 से 2019 तक 10% रह गया, जबकि इसी बीच पुरुष उम्मीदवारों को प्रतिशत क्रमशः 25, 8 तथा 7 रहा। यहाँ आंकड़े सिर्फ यह दर्शाने के लिए उपयोग किए गए हैं कि महिलाओं ने योग्यता और अवसर के अनुपात को श्रेष्ठ तरीके से मूर्त किया है। और यह सिर्फ अकेला क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं ने प्राप्त अवसरों को बेहतर तरीके से बनाया। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं की कार्यक्षमता का सर्वोच्च प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। और उसमें हमें प्रमुख पंचायती राज व्यवस्था महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं पंचायत में महिलाओं, अवसर और चुनौतियाँ। यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी क्या है, क्या अवसर मिलते हैं उनको और क्या उनके सामने चुनौतियाँ आती हैं। लोकतंत्र की बुनियादी ही समावेशी भागीदारी के सिद्धांत पर टिकी है और यह सिर्फ अमूर्त सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच्चे अर्थों में यह अवसर उपलब्धता के समावेश पर कार्य करती है। आर्थिक समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी का न केवल समान अधिकार प्राप्त हो, बल्कि राज्य कुछ ऐसे सकारात्मक व्यवस्था भी करे कि सभी वर्गों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित हो। ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये दिया गया है। यहाँ पर इस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वनडे एग्जाम में। अब बता दें कि कैसे किया जाएगा। ऐसी ही एक व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा की गई है, जब पंचायत चुनाव को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया तथा इनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित
कर दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1992 ईस्वी में पारित किया गया। आपसे ये भी पूछा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज से संबंधित है। साथ ही राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो चाहे तो इस सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार महिलाओं की हिस्सेदारी में एक अवसर आया जिसे आगे सफलता की मिसाल हो जाना था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सफलता की यह राह एकदम सपाट थी। तमाम चुनौतियां थी जो संभावनाओं के इस अनंत क्षेत्र को नष्ट कर देना चाहती थी। सबसे बड़ी समस्या थी भारतीय सामाजिक संरचना से जुड़ी सत्तावाद की थी। इनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी कि भारतीय समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, अर्थात पुत्र को ही सत्ता में भागीदारी मानता था। महिलाओं की भागीदारी को वहाँ पर सुनिश्चित नहीं किया गया था और उसको एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता था। हमेशा से राजनीति को पुरुषों का काम मानने वाले समाज में यह आसान नहीं था कि महिलाओं को आसानी से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाएं। इसलिए शुरू में इसका खूब विरोध हुआ। कई पंचायतों में इसके विरुद्ध हिंसा तक की गई और कई कृत्य प्रयास किए गए। चूंकि संवैधानिक व्यवस्था थी इसलिए महिलाओं को निश्चित किए गए सीटों से चुनाव ही जाना था। ये संवैधानिक व्यवस्था थी इसलिए महिलाओं का निश्चित रूप से सीटों से चुनाव ही जाना था। अगर ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो फिर समस्या हो सकती थी, लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको संवैधानिक व्यवस्था बना दिया गया। किंतु दूसरे सिरे से एक अन्य समस्या जन्म लेने लगी जिसे मुहावरेदारी भाषा में पति प्रधान कहा जाता था, यानी चुनी हुई महिला प्रतिनिधि का सारा कामकाज उनके पति देखने लगे। इस प्रकार महिला की सैद्धांतिक भागीदारी तो बढ़ गई, लेकिन किंतु व्यावहारिक रूप से शक्ति अभी भी पुरुष के पास ही थी। इनकी पावर जो थी वो टोटल वो पुरुष के पास ही थी। पुरुष उसकी सैद्धांतिक भागीदारी तो बढ़ गई है लेकिन पावर नहीं बढ़ी है। पावर उनके पास में है, उनके पति के पास में है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी सबसे प्रमुख समस्या संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे में महिला प्रतिनिधियों को लेकर व्याप्त पूर्वाग्रह रहे। लंबे समय तक इनकी कार्यक्षमता को संदेह की नज़र से देखा गया। इनकी महिलाओं की जो कार्यक्षमता है उनको संदेह की नज़र से देखा गया, जिससे इनका आत्मविश्वास तो कम हुआ ही, साथ ही वे हतोत्साहित भी हुई। इससे पंचायत का विकास कार्य भी काफ़ी प्रभावित हुए। तीसरी चुनौती अवसंरचनात्मक दोष से जुड़ी हुई थी। वस्तुतः ऐसी कोई कार्य प्रणाली विकसित नहीं हो पाई जहां सभी महिलाएं प्रतिनिधि एक दूसरे के औपचारिक संपर्क में रह सके और अपनी चुनौतियों और अनुभवों को साझा कर सके। इनके हम कह सकते हैं कि ऐसी भी कोई हमने प्रणाली विकसित नहीं की भारत सरकार ने जिससे कि सभी महिला सरपंच जो है एक दूसरे के संपर्क में रहें और अपनी चुनौतियां इनकी जो उनके क्षेत्र में समस्या आ रही है एक दूसरे से साझा करें और उनके समाधान को तलाशें। ऐसी कोई हमने कोई विशेष योजना तैयार नहीं की। अगर कोई ऐसी विशेष योजना तैयार हो जाती तो शायद से एक बेहतर परिणाम हमको देखने के लिए मिलता। इसके अभाव में हर महिला प्रतिनिधि को अपनी चुनौतियों अनन्य लगने लगी, जिससे काफ़ी हद तक राजनीतिक गतिविधियों में उनकी रुचि घटाई। चौथी चुनौती पूरी निर्वाचन प्रणाली से जुड़ी थी, जो उसी रूप में यहाँ भी शामिल हो गई। दरअसल जाति आधारित चुनावी प्रक्रिया आज पंचायतों की हकीकत बन चुकी है। महिला प्रतिनिधियों का चुनाव भी काफ़ी हद तक इसी गणित से प्रभावित होने लगा है। इसके अतिरिक्त भी कई चुनौतियां गिनाई जा सकती हैं, लेकिन मूल बात यह है कि इन कठिनाइयों के पार महिलाओं की सफलता की कई गाथाएं हैं जहां उन्होंने पंचायतों को पूरी तरह बदल दिया। सफलता की इन कहानियों को जानना अधिक रोचक होगा। आइए जान लेते हैं इनमें। महिलाओं ने बदली पंचायत की सूरत। महिला प्रतिनिधि पंचायतों के लिए कितनी सफल सिद्ध हुई है, इसे दो उदाहरणों से देखा जा सकता है। एक तो अधिकांश राज्यों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या उनके लिए आरक्षित की गई सीटों से अधिक है। सामान्य सीटों से उनकी जीत यह बताती है कि उनकी कार्यक्षमता नेतृत्व शक्ति पर भरोसा बढ़ा है। पुरुषों का क्षेत्र मानी जाने वाली राजनीति में महिलाओं का यह हस्तक्षेप रेखांकित करने योग्य है। दूसरा, लगभग आधे राज्यों ने महिलाओं आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अर्थात राज्य मशीनरी ने भी महिला प्रतिनिधि को पंचायतों के लिए अधिक उन्मूलन माना है। वस्तुतः पंचायती राज की व्यवस्था जिन मौलिक प्रश्नों तथा रोजमर्रा की सुविधाओं को संबोधित करती हैं उनकी सबसे बेहतर समझ महिलाओं को ही है। राशन, पेयजल, रोशनी, शौचालय, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत साधनों की उपयोगिता वंचना से सर्वाधिक परिचित महिलाएं ही होती हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि इनके संबंध में ये बेहतर कार्य कर सकेंगी। फिर ऐसी भी नहीं है कि सिर्फ घरेलू महिलाओं ने ही पंचायती चुनाव में रुचि दिखाई है, बल्कि अलग अलग व्यवसायों में
सफल महिलाओं ने भी बदलाव की इस मुहिम में स्वयं को जोड़ा है। इनमें से कुछ प्रेरणादायक गाथाएं को साझा करना उचित होगा। कॉरपोरेशन से पंचायत तक। पंचायत प्रतिनिधि का पद बहुत गलेमर नहीं रहता है, लेकिन यदि जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो पैसे और सुविधाओं से लदे कैरियर को छोड़ा जा सकता है। छवि रजावत की कहानी भी ऐसी ही है। MBA जैसी प्रतिष्ठित डिग्री हासिल करने के बाद छवि ने पंचायत में काम करने का निर्णय लिया और टोंक राजस्थान से सोंडा गांव से सरपंच का चुनाव लड़ा और जीत भी गई। छवि ने वहां सरपंच रहते हुए पूरे पंचायत की सूरत बदल डाली। उस समय तक पंचायत में जल उपलब्ध की गंभीर समस्या थी, जिसको दूर करने के लिए छवि ने जल संरक्षण प्रोजेक्ट संचालित किया। इसके तहत एक विस्तृत क्षेत्र में जलाशय बनाया गया। साथ ही कॉरपोरेट की मदद से छवि ने एक ताल का भी जीर्णोद्धार कराया। इसे सोडा गांव के कुल 950 परिवारों के लिए जल संकट समाप्त हो गया। इसके अलावा छवि ने महिलाओं में समान अधिकार के लिए जागरूकता अभियान चलाया तथा स्वच्छ पेय शौचालय सुनिश्चित करने जैसे मूलभूत सुविधाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया। इनकी सबसे बड़ी सफलता यह रही कि इन्होंने पंचायतें और कॉरपोरेशन को परस्पर जोड़ने का काम किया। इससे विकास कार्यों को आस्थित सफलता मिली। दूसरा है घूंघट के पार। रूढ़ियों से जकड़े समाज में आज भी महिला और दुनिया के बीच एक पर्दा होता है, जिसे घूंघट कहते हैं। कपड़े का यह टुकड़ा दरअसल एक बेड़ी है जो महिला को वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने से रोकती है। धनी मियाँ गांव खानगांव हरियाणा की सुषमा को भी ऐसे ही घूंघट ने जकड़ रखा था, जिसे तोड़कर एक बार वह जब वो आज़ाद हुई तो फिर एक नए बदलाव की प्रेरणा बनी। सुषमा ने इसके बाद वहाँ चुनाव लड़ा और पंचायत प्रतिनिधि बनी। उन्होंने अपनी पंचायत की महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए टेलर सेंटर निर्मित किया। वहाँ बैंक के माध्यम से इसके लिए वित्त का प्रबंध किया। सुषमा ने जल संरक्षण में भी कमाल का काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त सुषमा ने हरियाणा की उस रूढ़िवादिता को भी चुनौती दी जहां लिंग भेद अपने चरम पर था और इसलिए भ्रूण लिंग जांच प्रतिबंध के सफल क्रियान्वयन में भूमिका निभाई। सुषमा ने लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था कराई। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास एवं चुनौतियाँ। लेख है मनोज कांत उपाध्याय का, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नारी की शक्ति में गुणवत्ता एवं सकारात्मक सुधार हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि कानूनी प्रावधानों के साथ ही समाज के हर वर्ग की सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। इनके कानूनी प्रावधान तो मायने रखते ही हैं, लेकिन समाज की सोच भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जो सकारात्मक होनी चाहिए महिलाओं के प्रति। भारत सरकार ने महिला हितों को गंभीरता से लेते हुए 3 तलाक यौन अपराध अधिनियम 2012 को संसद में पारित कराए जाने के साथ ही संपूर्ण राष्ट्र में इस बात का कड़ा संदेश दिया है कि महिलाओं के हितों में खिलवाड़ करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की इस सकारात्मक सोच को ईमानदारी से वास्तविकता के धरातल पर लाने एवं महिला हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी समाज एवं उसमें रहने वाले नागरिकों की भी है। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी समाज और समाज में रहने वाले व्यक्तियों की भी है कि वह महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करे। महिला पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं है और ना ही उनकी प्रतिद्वंदी है। महिला एवं पुरुषों में आत्मा एक ही है और उनकी समस्याएं भी एक जैसी हैं। महिला एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक है। यही कथन किसका है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महिलाओं के सशक्तिकरण का सार्थक प्रयास राष्ट्र को आज़ादी मिलने के साथ ही शुरू हो गया था। राष्ट्रीय विकास की दिशा को गति देने के लिए बनाने वाली पंचायती योजनाओं में महिला सशक्तिकरण की स्पष्ट सोच परिलक्षित होने लगी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रत्यक्त असहाय एवं वृद्ध महिलाओं और उनके बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने के साथ ही ऐसी महिलाओं के दीर्घकालीन कल्याण के लिए वर्ष 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन महिला हितों के प्रक्षेपण में उनके आधारभूत सुविधाओं के प्रदान करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। तो आपसे पूछा सकते हैं केंद्रीय समाज कल्याण विभाग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1953
1953 में। इसके पश्चात क्रमशः राष्ट्र निर्माण के लिए परिक्षेप में बनने वाली योजनाओं में भी महिला उत्थान की दिशा को गति देने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। नारी के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उनके बच्चों के हितों से संबंधित योजनाओं को क्रमशः गति प्रदान की गई है और आने वाले दिनों में महिला कल्याण की यह अवधारणा महिला विकास के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी है। महिलाओं को पुरुषों की तरह ही बराबर का दर्जा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यह पड़ा है कि राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों के साथ ही महिलाओं की सहभागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। महिला गुणवत्तापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनके अंदर जीवन के प्रति एक सोच विकसित हो सके, इस दिशा में स्वयं सिद्धा योजना के माध्यम से सार्थक प्रयास किया गया है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिल्पकार एवं हस्तकला के क्षेत्र में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण उत्थान किया है। विभिन्न रोजगारों में संबंधित प्रशिक्षणों को स्वावलंबन योजना के माध्यम से बल मिला है, उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। हमारे देश में कामकाजी महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर रोजगार के लिए जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि कार्यस्थल पर बाल हितों को नजरअंदाज कर महिला अपने कामकाज में लग जाती हैं। ऐसी महिलाओं ये एक योजना चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे राष्ट्र में पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता और उसी समय बो दिए जाते हैं जब बच्चे जन्म लेता है। अतीत काल से आम धारणा बन गई थी कि बेटे का जन्म लेना परिवार की खुशहाली का कारण था और बेटी के जन्म लेने पर परिवार के लोग अपने ऊपर भार समझते थे। समाज की सोच को बदलने का महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किले की प्राचीन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को दिया। प्रधानमंत्री की संकल्प यात्रा का पहला पड़ाव हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ, जहां पर लिंग अनुपात की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। तो आपसे पूछा सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला पड़ाव कहां से प्रारंभ किया, तो ये किया था हरियाणा से। भ्रूण हत्या के मामले में वैसे तो संपूर्ण राष्ट्र में सुनने और देखने को मिलते थे, लेकिन हरियाणा की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बालिका सशक्तिकरण योजना को वास्तविकता के धरातल पर लाकर पूरे राष्ट्र में आम जनमानस के अंदर महिला सम्मान, सुरक्षा एवं संरक्षण की भावना का संचार किया। हरियाणा राज्य से इस अभियान की शुरुआत करके प्रधानमंत्री ने इस बात की गंभीरता को समझाने की महत्वपूर्ण कोशिश की कि यदि बालिका भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं को संपूर्ण राष्ट्र के अंदर रोका न गया तो आने वाले समय में राष्ट्र को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दिशा में पूरी ईमानदारी से सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए, जिसके परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहे। इस योजना के आरंभिक दौर में संपूर्ण राष्ट्र में 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस अभियान को प्रमुखता से संचालित किया गया। ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार 2020 का मूल्यांकन यहाँ पर कर लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश ग्राम पंचायत सभा परिषद यहाँ पर दिया गया है। पहले नंबर पर आया आंध्र प्रदेश, जिला है विजयवाड़ा और इंटरमीडिएट या ब्लॉक पंचायत है बांदापल्ली और पंचायत या ग्राम पंचायत परिषद है बोंदापल्ली LGT कोड। ये घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2005 में लाया गया था, जिसमें 2005 का 43 की धारा फर्स्ट की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम अधिसूचित किया था। तो यह अधिनियम कब, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था? 26 अक्टूबर सन 2006 को। दहेज विरोधी कानून, जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में माना गया है। 20 मई 1961 को इस कानून के लागू होने से महिलाओं के प्रति दहेज संबंधित मामलों में काफ़ी कमी देखने को मिली है। किसी भी प्लांट या कंपनी में काम करने वाली महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु प्लांट लेबर एक्ट 1951 के तहत किसी भी महिला कर्मचारी की अस्वस्थता या मातृत्व की स्थिति में संबंधित नियोक्ता को अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के कार्यस्थल पर उनके कार्य करने की अनुकूल माहौल बनाने एवं उच्च पारिश्रमिक देने की जिम्मेदारी भी नियोक्ता की होगी। इस अधिनियम के द्वारा 2 नवंबर 1951 को लागू किया गया है। इस दिशा में मातृत्व कानून भी महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए जरूरी है।
समाज में महिलाओं की स्थिति और सुदृढ़ता करते हुए सरकार द्वारा हिंदू सेक्शन एक्ट 2005 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि पुत्री को भी अपने पिता की संपत्ति में भाई की तरह बराबर हिस्सेदारी पाने का अधिकार होगा। अर्थात जो संपत्ति पिता की है वह पुता और पुत्र दोनों को पुत्री और पुत्र दोनों के लिए बराबर की हिस्सेदारी है। ये संशोधन एक्ट किया गया था सन 2005 में। 9 सितंबर 2005 को लागू किए जाने वाले इस कानून के तहत आवश्यकता की स्थिति में विवाहित या अविवाहित महिलाओं के हितों का संरक्षण किया गया है और ऐसे अधिनियम बनाकर महिलाओं के प्रति अन्याय एवं भेदभाव को रोकने में कामयाब रही है। अतीत से ही समाज से पुरुष सत्ता का वर्चस्व रहा है, जिसका व्यापक प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि समाज एक राष्ट्रीय विकास की जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वे पुरुषवादी मानसिकता द्वारा पूरी तरह से संचालित होती हैं। परिणाम यह रहा है कि विकास की इस दीर्घकालीन यात्रा में महिला काफी पीछे छूट गई है। उनका स्थान घर की चार दीवारों तक ही सीमित रह गया है, जिसके फलस्वरूप उनका विकास भी बाधित हुआ है। जबकि व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक तौर पर यह देखा जाए तो कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं ने पुरुषों का साथ नहीं दिया हो। इसके बावजूद महिलाओं का विकास पुरुषों की तुलना में बाधित रहा है। महिलाओं के कार्य क्षेत्र की बात हो, उनके अहम पदों पर नियुक्ति का विषय हो, निर्णय लेने की सहभागीदारी का मामला हो, पारिश्रमिक देने का विषय हो या अन्य ऐसे कई मामले रहे जहां पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम सामर्थ्यता अक्षमता के रूप में देखा जा रहा है। पंचायती राज में महिला का नेतृत्व सन 1959 में महिला बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट हो गया, देख सकते हैं आप। ये रहा बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। सन 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर लागू त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। फिर आ गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 महिलाओं की निर्धारित की गई है। इसमें क्या किया गया था कि महिलाओं की संख्या जो है वो 1/3 निर्धारित कर दी गई थी। महिला विकास की गति को दिशा देने में पंचायती राजों ने अहम भूमिका अदा की है। ग्रामीण स्तर से लेकर देश की संसद तक का सफर तय करने में महिलाओं ने के प्रयास ने राष्ट्रीय विकास की गति को एक नया आयाम दिया है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अध्याय 9 जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप भारतीय संसद में 24 अप्रैल 1993 को राज्य को निर्देश दिए गए कि 1 वर्ष के अंदर इस संशोधन के दिशा निर्देशों को जल्द से जल्द अपने अपने राज्यों में कानून बनाकर पंचायतों को मजबूती प्रदान करें। तो यहाँ पर एक योजना भी दी गई, सुकन्या समृद्धि योजना। बालिकाओं के हितों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए किशोरी न्याय अधिनियम के कानून प्रावधानों के साथ ही बालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की बच्ची के खाते में किसी भी या पोस्ट ऑफिस में खुलवाए जा सकते हैं। यह योजना बालिका हितों के संरक्षण में ध्यान में रखकर चलाई गई है। इस योजना का संचालन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को सबलता प्रदान करने के लिए एवं भविष्य में उन्हें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने के साथ ही उनके जीवन में संबंधित अन्य किसी भी क्षेत्र में काफ़ी सहायक साबित होंगे। बचत स्कीम की किसी भी योजना के सुकन्या समृद्धि योजना पर सर्वाधिक ब्याज दिया जाता है। इस योजना में उस बात का भी प्रावधान किया जाता है कि इस खाते में 18 वर्ष की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा या किसी अन्य जरूरत की स्थिति में 50% तक की धनराशि निकाली जा सकती है। यह खाता बालिकाओं के 21 वर्ष के होने पर 18 वर्ष की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत न्यूनतम धनराशि से की जा सकती है। खाता खोलते समय बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति में इस खाते को सहानुभूति के आधार पर किसी अप्रिय घटना की स्थिति में समय से पहले बंद किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत छूट प्रदान की गई है। इस योजना में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि यदि वर्ष भर में न्यूनतम धनराशि जमा नहीं की गई तो ऐसे खातों को डिफॉल्टर अकाउंट में बदल दिया जाता है और ऐसा अकाउंट में जमा रकम पर वही ब्याज मिलेगा जो इस योजना के लिए तय किया गया है। ये यहाँ पर लिख दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग से, आप देख लेंगे इसके बारे में, स्टॉप करके आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है।
यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिला सशक्तिकरण में भूमिका। ये नितिन प्रधान के द्वारा दिया गया लेख है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश में गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपसे पूछा सकता है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2022 तक रखा गया। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। सरकार का प्रयास स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने का है। इस दिशा में ग्रामीण महिलाएं सरकार के फोकस में हैं और यह लक्ष्य को पाने के प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरकार महिला स्वयं सहायता समूह के निर्माण और स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। इनकी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भारत सरकार का एक लक्ष्य है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसी महिला दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक देश में गरीबी मिटाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत इसी उद्देश्य के लिए की गई है। यह मिशन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में न केवल रोजगार को दूर करने में, बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि लोगों की आमदनी में भी वृद्धि में मदद करेगा। 2 वर्ष पश्चात यानी 2022 में देश की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सरकार का इरादा है कि इस अवसर पर गरीबी से मुक्त देश में के रूप में आयोजित करने का है। इस लक्ष्य तक पहुंचने में सरकार के सामने अगर कठिन चुनौतियां हैं तो उसने अपने इरादों से इसे पाने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। सरकार ने 1 अप्रैल 2013 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की पुनर्संरचना करते हुए उनके स्थान पर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया था। तो आपसे पूछ सकते हैं, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और अब किस नाम से जाना जाता है इसको? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और कब से? 2013 से नए कार्यक्रम शुरू किया। इनका लक्ष्य 9 करोड़ गरीब महिलाओं को परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाकर उन्हें दीर्घकालीन समर्थन प्रदान करना रखा है। इससे ये परिवार अपने जीवन में विविधता ला सकेंगे, अपनी आय बढ़ा सकेंगे और अपनी आजीविका में भी विविधता ला सकेंगे। कोविड-19 सेवा प्लेटफॉर्म। केंद्रीय सरकार एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल 2020 को कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया, जो इस महामारी से निपटने के बीच करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक संवाद प्लेटफॉर्म है। इस पहल का वास्तविक उद्देश्य समाज में पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, डिलीवरी को सक्षम बनाना है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटग्रस्त परिस्थिति में बड़ी तेजी से नागरिकता के अनगिनत प्रश्नों का जवाब देना है। इसके जरिए कोविड इंडिया सेवा पर सवाल करते हैं, उन्हें लगभग वास्तविक समय में जवाब मिल जाएगा। कोविड इंडिया सेवा पिछले छोर पर स्थित एक डैशबोर्ड से काम करता है, जो बड़ी संख्या में ट्वीट की प्रोसेसिंग करने में मदद करता है, उन्हें समाधान योग्य नामपत्र में रूपांतरित करता है और फिर उन्हें वास्तविक समय में समाधान के संबंधित प्राधिकारी को सौंप देता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट के साथ विशेष अकाउंट कोविड इंडिया सेवा की घोषणा की। सौर ऊर्जा से महिला उद्यमों को मिला स्वरोजगार। ये डॉक्टर नंद किशोर शाह का लेख है। ये देख लेते हैं इसके बारे में। 17 लाख स्टडी सोलर लैंप योजना बच्चों के लिए शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए तैयार की गई है, जिसमें बच्चों को सही मायने में शिक्षा का अधिकार और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की महिलाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिला है। साथ ही ये महिलाएं ग्रामीण और वंचित समुदाय को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में सौर ऊर्जा तकनीकी के महत्व को भी बता रही हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं। आधुनिक युग में पूरी दुनिया में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अपनाने की मुहिम जिस तरह तेज हुई है, इससे भारत ने दुनिया में सोलर पावर की राजधानी के तौर पर अपने को स्थापित किया है। यह एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा नवीनकरण अक्षय ऊर्जा स्रोत है। हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने का रास्ता देख रहे हैं, तो प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर
देखना होगा। सौर ऊर्जा क्रांति लानी होगी। कोरोना महामारी के बाद उत्पन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा ने नए आयाम ढूंढने होंगे। इस क्रम में राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा MIIT मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में संचालित भारत सरकार की नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत 70 लाख सौर ऊर्जा स्टडी लैंप योजना सार्थक सिद्ध हो रही है। यह योजना देश के 5 राज्यों के 30 जनपद एवं 222 ब्लॉकों में संचालित है तथा 70 लाख स्टडी सौर ऊर्जा लैंप स्कूल के बच्चों को वितरण किया जाना है। अभी तक 60 लाख बच्चों को स्टडी लैंप वितरित हो गए हैं। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा में योजना चलाई गई तथा इसमें अभी तक 30 जनपदों के 222 ब्लॉकों में आजीविका मिशन की 7,607 महिलाओं को रोजगार भी मिला है और 12,337 ग्रामों को कक्षा 1 से 12 तक के लाभान्वित हुए हैं। ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं जहां पर या तो बिजली का कनेक्शन नहीं है और कनेक्शन है तो बिजली की कटौती है या फिर उनसे पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चे शाम को केरोसिन में दीपक में पढ़ते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में असुविधा होती है। इसलिए सोलर लाइट परियोजना विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के लिए तैयार की गई है। केरोसिन दीपक में शरीर के अंगों जैसे आँखों, फेफड़ों आदि पर दुष्प्रभाव पड़ता है, परंतु सोलर पैनल से हम अपनी रोशनी खुद उत्पन्न कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता।